Hello बच्चों, welcome to We Learn Legal. In this class, we are going to cover very important fundamental rights which are from articles 14 to 18. ये बहुत important है, right to equality हो, चाहे हमारा occupation हो, titles हो या फिर हमारा untouchability, all of these articles are very important. प्लीज रिमेंबर दैट इससे पहले और क्लासेस भी अपलोड हो चुकी हैं, सो अगर आप डायरेक्टली ये क्लास देख रहे हो तो आपके ज़्यादा समझ में नहीं आएगा. सो पहले आप बाकी क्लासेस को कवर करना एंड देन यू कवर दीज क्लासेस. ओके. ऑल्सो ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्लेलिस्ट नहीं है. वी आर गोइंग टू कवर ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑफ लीगल रीजनिंग एज वेल, चाहे वो टॉर्ट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, क्रिमिनल लॉ हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो या और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स. सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि पूरी की पूरी लीगल रीजनिंग को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. बट नॉट जस्ट दैट, क्लैट के बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट है, इंग्लिश है, सीआर है, लॉजिकल है, ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स ऑल्सो वी गोइंग टू कवर इन द कमिंग टाइम. सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस. इन सबको हम फ्री में यहाँ पे कवर करने वाले हैं. सब्सक्राइब कर लेना. और अगर आपको कोई डाउट आता है या आप कुछ डेली करंट अफेयर्स या मैगजीन्स को आप रेफर करना चाहते हो, यू वांट सम स्टडी मटेरियल, यू वांट प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक्स, या फिर आप कुछ डाउट सॉल्व करना चाहते हो मेरे साथ डायरेक्टली, देन यू कैन जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड यू कैन बी बेनिफिटेड लार्जली इफ यू जॉइन दिस ग्रुप. फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लेना एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्लास एंड आई होप आपको ये समझ में आए. कोई डाउट्स होंगे तो डू नॉट फॉरगेट टू आस्क मी. ठीक है, आज हम शुरू करेंगे बच्चों आर्टिकल 15, 16, 17, 18. बहुत ही इजी से आर्टिकल्स हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो, आर्टिकल 15 लेकिन समझ में आता है मुझे अच्छे से, वो मैं तुम लोग को समझा सकती हूँ. ठीक है, विच टॉक्स अबाउट नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन RRCSP. अब भैया ये कौन सी नेताओं की पार्टी है? RRCSP बीजेपी है, ठीक है, RJD है, ठीक है, बट RRCSP क्या है? सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली एंड ओनली, आर्टिकल 14 टॉक्ड अबाउट व्हाट बच्चों? इट टॉक्ड अबाउट द राइट टू इक्वालिटी. ठीक है, एंड generally when we talked about fundamental rights, Arya, you remember, I think this was a point given by you, that they will be applied without any discrimination. I think it was you, right, जिसने पॉइंट को हमें बताया था. ठीक है, so just imagine कि अगर हम एक जगह पे आर्टिकल 14 के थ्रू इक्वालिटी प्रॉमिस कर रहे होते, है ना, that we are very good people, we are going to give you equality and everything, but when the moment came to actually treat people equally, we treated them with discrimination. Socho, how would have things worked for them? That okay, I want to treat Arya equal, but I don't want to treat Ayush equal. So what sense does that make? Getting? So in a way, after we have understood the concept of equality under Article 14, Articles 15, 16, 17 and 18 elaborate and make this idea stronger. Understanding my point over here, bachcho? That when I talk about treating everybody equally, it is also treating nobody with discrimination. Isn't that also equality? है ना? When I'm, let's say that I am giving you all one chocolate, okay? If you all do good, that is equality. But if none of you does good, I am not giving a chocolate to either of you. That is also equality, है ना? So कुछ करना या कुछ गलत ना करना, दोनों ही इक्वालिटी का पार्ट है, बस उनका जो एप्लीकेशन है that should be without discrimination. Now you get it? So Article 14 provides for right to equality. 15, 16, 17, 18 just tell that how will you really in practical life, how can you provide them with equality? Got it? So here, Article 15 says that there will be no discrimination on RRCSP. अब क्या है RRCSP? सुन के तो ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो ऐसा लग रहा है राजस्थान रॉयल तो चेन्नई सुपर किंग्स की जगह चेन्नई सुपर पिंग्स हो, ठीक है, बट RRCSP is nothing, just the grounds on which we cannot do any kind of discrimination. Okay, all right, no problem. ठीक है, so yes, RRCSP is nothing else but we will read about it is religion, race, caste, sex and place of birth. Okay, कि इन grounds पे, इन 5 grounds पे, which means that you will not discriminate. अच्छा, यहाँ पे ये बताओ, who is this who will not do any discrimination? Whose duty is this? बच्चों फटाफट बताना जरा. मेरी law. वेरी गुड. स्टेट. और बेसिकली लॉ, मतलब लॉ को फॉलो कौन कर रहा होगा? स्टेट फॉलो करेगी. ठीक है,
तो कभी ये मत समझ लेना कि ये भाविका की ड्यूटी है या फिर ये मेरी ड्यूटी है क्योंकि मैं लॉ पढ़ा रही हूँ। नहीं भैया, मेरी ड्यूटी नहीं है। मतलब मेरी तो वैसे जनरली इन फंडामेंटल ड्यूटीज इट इज ऑफ कोर्स टू ट्रीट एवरीबॉडी नाइसली एंड एवरीथिंग, बट when we say that there will be no discrimination on RRCSP, it is the duty of the state to not discriminate on what? Now these are the 5 grounds बच्चों जिन grounds पे discrimination नहीं होगा. Let's just dive into quickly what this article says, that the state shall not discriminate against any keyword आ गया, ठीक है. So यहाँ पे the term person has not been used, which means that it is not available to whom बच्चों, जल्दी बताओ. So it means that it is not available to non-citizens. Giving you an example. Here P जो है ना, it stands for what? Place of birth. So let's take an example. If we were not going to discriminate on place of birth, or this article would have also been available to persons, then we would have never been able to send anybody back if they were illegally coming into our country. Understanding the point? Because they are not born in India. They're not citizens of India. So बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के वो इंडिया में नहीं रह सकते बाहर के लोग, है ना. एंड देयर व्हाट वी यूज, द ग्राउंड दैट वी यूज इज प्लेस ऑफ बर्थ, because this right is not available to the non-citizens. Okay, but in India, no matter what, where I was born, giving my example, I was born in Haryana, Hisar, ठीक है. I did my little schooling in Haryana. Then I moved, मतलब my family, my father, mother and my brother, we moved to Jammu and Kashmir. हम वहां पे रहे. उसके बाद I moved to उत्तराखंड. उसके बाद I moved to देहरादून में, उत्तराखंड में भी देहरादून for my education. Then I came to Gurgaon for my job. Think about it. So my place of birth was something else. But I have so many rights that I can exercise in the entirety of Indian territory. Of course, देखो कुछ reasonable restrictions हैं, उनको हम discuss करेंगे साथ के साथ, okay? But this is an example. So always, always, always make sure that Article 14 as a whole, बच्चों, is available to persons. मतलब कि generally हम सबको equally ही treat करेंगे. But when it comes to the purview of Article 15, it is smaller than Article 14. ये हम notice कर पा रहे हैं क्योंकि Article 14 में हम बात कर रहे थे person की, which means citizens plus non-citizens, but Article 15 is only available to the citizens. All agreeing with me on this? Any confusion? तो कभी भी ये question आ जाए that whose scope will be wider, just remember, because we are opening this entire thing with Article 14. It is the mother of right to equality. तो भैया मदर का तो हमेशा आंचल बड़ा ही होता है, ठीक है. सो आर्टिकल 14 का स्कोप विल बी वाइडर एंड 15 का स्कोप इज लेसर, नैरोअर, बिकॉज इट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन. जस्ट अ मोमेंट भाविका, आई विल कंप्लीट दिस एंड देन गिव यू द आंसर, चांस टू आस्क. ओके, सो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. सो बेसिकली अभी इसको हम क्वेश्चन फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे अभी, ठीक है. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. अब मुझे जो आप लोगों से एक बहुत बड़ा सवाल पूछना है, इस स्टेटमेंट में देयर इज अ वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड, ओनली. इसका क्या मतलब है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, यहां तक आया समझ में. अगेंस्ट एनी सिटीजन, ये भी आया समझ में. बट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम का क्या मतलब होगा? हाँ, ठीक है. यू कमिंग टू यू understood in your mind, maybe you can deliver better. Aryan? Yes. So I'll just explain what they are trying to tell, क्योंकि ये खुद समझ गए हैं, but इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है. It means that if I were to really classify, अच्छे वर्ड में भी अगर मैं यूज करना चाहूँ, ठीक है, या really if I were to discriminate, या फिर if I were to create a class, then only a person's religion cannot be a ground. याद रखना, जब हम रिजर्वेशन देते हैं, डू यू थिंक दैट रिजर्वेशन इज ओनली गिवन बिकॉज ऑफ अ पर्सन्स कास्ट? डू यू थिंक सो? वी ऑल्सो मेक देम बैकवर्ड क्लासेस, वी ऑल्सो मेक देम सोशली बैकवर्ड, वी ऑल्सो कैटेगराइज देम एज एजुकेशनली बैकवर्ड. समझना है इसको. सो कभी रिजर्वेशन को पढ़ोगे ना, उसमें लिखा है इट इज अवेलेबल टू द सोशली एंड एजुकेशनली और कल्चरली बैकवर्ड क्लासेस और कास्ट्स. तो इसका मतलब बच्चों ये है, तभी रिमेंबर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर इन ओबीसीज.
कि भैया ऑल दोस पीपल हु आर वेल अर्निंग, जिनके पास पैसा है, जस्ट बिकॉज आप ओबीसी से कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको वो रिजर्वेशन नहीं मिल जाएगा, बिकॉज इकोनॉमिक फ्रंट पे यू आर डूइंग वेरी गुड। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए सिर्फ उसके रिलीजन की वजह से उसको क्लासिफाई कर देना विल नॉट बी अलाउड। सिर्फ उसकी रेस, सिर्फ उसके कास्ट, सिर्फ उसके जेंडर, या सिर्फ वो कहाँ पैदा हुआ है, उसके लिए क्लासिफिकेशन करना इनफ नहीं होगा। देयर मस्ट बी सम अदर लॉजिक कमिंग अलोंग विद हिज कास्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट, एक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, व्हाटएवर, टू मेक इट अ रियल लॉजिक। अंडरस्टैंडिंग? ये इसलिए किया बच्चों बिकॉज इन इंडिया दीज आर रियली द 5 थिंग्स जिन पे ऑलरेडी इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है। देयर इज सो मच डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी गोइंग ऑन। यू गो टू अ न्यू प्लेस, लाइक दिस पीपल विल क्रिएट कैटेगरीज। अच्छा हरियाणा के हो, अरे भाई है यार तू अपना, ठीक है। व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन लाइक हॉस्टल एंड एवरीथिंग, तो ऑल दोस बॉयज स्पेशली, मतलब हॉस्टल में तो बॉयज नहीं थे, लाइक कॉलेज में जो हरियाणा से थे, मैं ऑटोमेटिकली उनकी बहन बन जाती थी, लाइक सम और द अदर वे, ठीक है, कि बहन हो आप अपनी। और आप बोलते थे मेरे बैचमेट्स भी कि कोई दिक्कत होगी बता देना, भाई है आपके यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा, सिर्फ इतना पता लगने पे कि मैं हरियाणा में पैदा हुई थी, ठीक है। सो इसी में डिफरेंशिएशन भी हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि व्हेन पीपल मूव टू न्यू प्लेसेस, ठीक है, पीपल डू नॉट ट्रीट देम वेल जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अनदर प्लेस, है ना। सो जस्ट अंडरस्टैंड बेटा दैट इन इंडिया रिलीजन पे, रेस पे, किस रेस का वो है, ठीक है, कास्ट पे, उसके मेल है फीमेल है उसके सेक्स पे, और प्लेस ऑफ बर्थ पे, बिकॉज देर इज ऑलरेडी सो मच डिस्क्रिमिनेशन गोइंग ऑन। देखो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, देखो इसको ना प्लीज थोड़ा सा बेटा दिमाग लगा के सुनना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और मुझे भी बाय चांस तुम्हें पढ़ाते हुए ही ये दिमाग में आया। आई टेल यू वन थिंग, when we talk about RRCSP, RRCSP सबकी समझ में आ गया ना? whenever I'll be talking about this I'll call them RRCSP, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो प्लीज इसको, ठीक है। when we talk about the grounds of RRCSP, we also say that these are the major reasons of discrimination. डू यू ऑल अग्री विद मी? अनम्यूट करके हाँ बोलो अगर यहाँ तक समझ में आया तो, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। दैट भाई RRCSP जो है इंडियन सिस्टम की वजह से, इंडिया की वेराइटी डाइवर्सिटी की वजह से, दे आर रियली अ मेजर रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सम कास्ट। सो देयर इज सम XYZ कास्ट, ठीक है, जिसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, ठीक है। So there is some caste and it has been discriminated, oppressed from years now. So do you all agree with me that as compared to other social castes or other people's societal status, this caste will have a lower background or a lower power or a lower standing in it? Yes. Agree? Yes. Okay. So if one caste A is here, then maybe there is this much gap and XYZ caste is over here. आया यहाँ तक समझ में, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज ग्राउंड्स द गैप इन द सोसाइटी इंक्रीज्ड, करेक्ट, फॉर श्योर। व्हेन वी वांट टू ट्रीट एवरीवन इक्वली और विद इक्वालिटी, व्हाट डू वी वांट टू डू बच्चों? टेल मी अ यस और नो दैट वी वांट टू रिड्यूस दिस गैप। डू वी वांट टू और नॉट? ठीक है, बिकॉज भैया गैप आ गया डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, अब इक्वालिटी का तो काम ही यही है कि हम सबको एक लेवल पे लेके आएंगे, राइट। बट when we try to reduce this gap, we try to give them what? We try to give them reservations, we try to give them privileges, etc. कि भैया गैप को भरोगे कैसे? जब दीवार में ज्यादा छेद होता है उसमें एक्स्ट्रा पुट्टी लगानी पड़ती है ना दीवार के बराबर लाने के लिए, है ना। So this is the extra माल और पुट्टी that you have to put. But this article is saying that meanwhile we will be doing this, just using their caste as the reason to uplift them will not be enough. You will have to also prove that their caste can be educationally backward, culturally backward, or socially backward, whatever. But just because they are from that caste, you cannot give them any kind of reservation. अब आया समझ में ये क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है बच्चों?
So it is fulfilling the idea of Article 14 only, right to equality, but it is saying that we have to add more logic to these grounds, and nobody thus shall be discriminated on the grounds of RRCSP. समझ आया? ठीक है, मैं इसको एक बार कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? ठीक है, चलो अब जरा हम अपने फेवरेट तरीके से जरा ब्रेकअप करके पढ़ते हैं आर्टिकल 15 को. ठीक है, सो हु इट इज एप्लीकेबल ऑन whom है बच्चों? कौन किसका ड्यूटी है? स्टेट. वेरी गुड. ठीक है, क्या करने या ना करने की ड्यूटी है? सो बेसिकली नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, राइट? ऑन व्हाट ग्राउंड्स? जरा फटाफट बताओ मुझे ग्राउंड्स कौन कौन. देन टू whom is this right available? Citizens. ये बहुत माइक में, आई थिंक ये नेटवर्क का इशू है, माइक का इशू नहीं है ये. ठीक है, ऑलराइट, देयर अवेलेबल टू द सिटीजंस. ऑलराइट, एंड द वर्ड ओनली इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से याद रखना. नाउ फाइनली what is the difference between articles 14 and 15? देखो हम ये तो कह रहे हैं, we are very much saying that article 14 gets more completed, it gets a better meaning, or the right way of implementing article 14 can be through article 15, है ना? But there are some differences between article 14 and article 15. Quickly देखते हैं. देखो, first article 14 जो है, it is general equality is provided, as I was saying, है ना, कि भाई everybody shall be treated as a general rule, everybody shall be treated equally. But article 15 specifically mentions some grounds on which there will be equal treatment, and these grounds are RRCSP, religion, race, caste, sex, place of birth. Okay, ये दूसरा होगा. ठीक है, सेकंड आर्टिकल 14 क्या है? इट इज अवेलेबल टू एवरीवन. इसको ऑल को आई कैन रिप्लेस विद विच वर्ड बच्चों? फटाफट बताना. सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन का क्या फॉर्मूला है? वेरी गुड. So it is available to all the persons, but Article 15 is available to the citizens only. Correct? और only word तो वहां पे है ही है. ठीक है, चलो भाविका, now you ask a question, and till then if you have any queries from Article 15, let me know. But see, right to life जो है ना article, it is also a fundamental right. We'll read it in further classes. It is available under Article 21. और बच्चों right to life जो है ना, it is available to all. Okay? So generally, if we were to say that we are, if you're treating some foreigner very badly, something like that and everything, so in that case, his right to life will come active. It will become active. Okay? And what will happen? But he'll be like, you cannot torture me because of this. Hai na? So he'll get some protection for sure. But let's take an example that this person comes and now he's trying to just make people mad and trying to, make them follow his own religion. Because he's trying to propagate his own religion, but the nationals or the citizens of the country are not comfortable with it, or it is not going with the national security. Let's take an example, है ना? तो वहां पे उसको हम उतना ही equal right नहीं दे पाएंगे as compared to we are giving to our citizens. Understanding? So we are not saying, देखो, हम ये नहीं कह रहे that if you will not discriminate against any citizens on these grounds, तो you will discriminate against the foreigners. ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे. बट एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के साथ तो बिल्कुल आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे इन ग्राउंड से. पहली बात तो हम ये कह रहे हैं. फॉरेनर्स का वी आर ट्राइंग टू गिव देम राइट्स आल्सो, बट वी कैन नॉट ऑफ कोर्स गिव देम राइट्स एज इक्वल टू द सिटीजन्स. भैया फिर सिटीजन का फायदा क्या होगा, है ना? व्हाई विल आई फील मोर सिक्योर इन माय ओन कंट्री इफ एवरीबडी, एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस होल वर्ल्ड विल बी गिवन द सेम राइट्स एज आई एम बी, राइट? बोलते नहीं है तुझे तो तू मिल, तुझे बाहर मिल, तुझे बताता हूँ, क्योंकि बाहर आपका एरिया होता है, राइट? तो आपकी जो आपका देश होता है वो आपका ही होता है. जितना भी आई नो दैट you people go out for education, better lifestyle, better career, better so many things, but अपना देश अपना ही होता है. ठीक है, आई एम वेरी मच सपोर्टिव ऑफ दिस, दैट अल्टीमेटली कुछ भी नहीं होगा. बचाओ चिल्लाओगे ना तो किसी दो इंसान के समझ तो आ जाएगा बचाओ बोल रहा है. ठीक है, वहां तो पता चला फॉरेन में उसको लग रहा हो कोई हुक स्टेप कर रहा है, पता नहीं, बचाओ बचाओ करके. यू डोंट नो, दे विल ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ ग्रेट चांस दैट दे विल ट्रीट यू एज एन आउटसाइडर. एंड ट्रस्ट मी, जितनी कैपेसिटी इंडियंस में है ना टू रियली मेक पीपल फील अ फैमिली, नॉट ऑल द नेशंस हैव लाइक दैट. आई एम नॉट सेइंग कि किसी में भी नहीं है. Nepal is a very friendly nation. Bhutan is a very friendly nation. There are some nations that are very hospitalized, and they are very familiar. बट देर आर मेनी जिनको मतलब नहीं है. आप कुछ भी करते रहो,
आप हेल्प मांगते रहोगे, दे विल नॉट हेल्प यू. सो दैट्स व्हाई योर नेशन इज योर नेशन, बिकॉज इट ट्रीट्स यू सेपरेटली, लाइक एक्सक्लूसिवली, क्योंकि आप उसके देश के वासी हो. ठीक है, तो ऐसे ही नहीं उरी और इंडिया की जो डिफेंस की मूवीज होती है तो देख के जब खून खौलता है ना, तो वो एक रीजन से ही खौलता है. ठीक है, नाउ यू गॉट इट. यस आर्या. यस, सो देखो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस यहाँ पे. जैसे व्हेन आई वेंट टू विजिट ताजमहल, तो आई थिंक हम लोगों को तो 12, 15, 25 रुपए की पर्ची हमने दी थी. ठीक है, एंड देयर वाज अ फॉरेनर. ठीक है, एंड मेरे सामने इट्स अ वैलिड थिंग, शी पेड आई थिंक 250 और 300 रुपीज देन, एंड दिस इज 10 साल पहले की बात. ठीक है, सो भाई बिकॉज they are coming and adding to the tourism. What do you think when we are going to visit Eiffel Tower, will they be treating us like आइए ये मेहमान जी आइए आपकी तो आरती उतारेंगे, कहाँ से आप कब तक आए, क्यों नहीं थे अब तक आप, नहीं भैया. they also know कि आ गए लोग आ गए. ठीक है, so यहाँ पे place of birth देखो was important because I was born in India, I am a citizen of India, I only had to pay 25 रुपए and they were not born in India. place of birth, ठीक है, they are foreign citizens और they are NRIs. ठीक है, तो भरो पैसे, आए हो घूमने, इतना तो 250 उनके लिए और कुछ नहीं होते 250 रुपये. अब इसका मतलब देखो, लेकिन आई टेल यू वन थिंग, दिस डजंट ऑल्सो मीन दैट आप उन्हें ठगोगे गलत ग्राउंड्स पे. देखो टूरिज्म इज वन थिंग दैट मेनी कंट्रीज रन ऑन टूरिज्म. मॉलदीव्स, मलेशिया, इनका तो सारा जीडीपी टूरिज्म पे चलता है. ठीक है, but now let's see that let's take an example that there is a particular medicine which is available to you for 10 rupees. Now this doesn't mean that if just because a person is a foreigner आप उसको मेडिसिन भी 1000 रुपए की दोगे. that's discrimination. वो उसकी राइट टू लाइफ के अगेंस्ट जाएगा. गेटिंग? सो वहां पे भैया आप मतलब दे कैन रेज अ क्वेश्चन, बट अगर कुछ इस तरह के दे हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्सेस. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई मेट अ पर्सन इन लखनऊ, पता नहीं ऊपर वाला जानता है कौन सी गाड़ी थी उसके पास. ठीक है, ही हैड कम फ्रॉम दुबई, ही वाज अ सिटीजन ऑफ दुबई, मतलब है वो इंडियन लेकिन उसने दुबई की सिटीजनशिप ले रखी थी. तो उसको इंडियन गाड़ियां पसंद नहीं आती थी. इंडिया की लग्जरी से लग्जरी कार भी उसको पसंद नहीं आती, बिकॉज गाड़ियों में रोड भी बहुत गड्ढे हैं. सो वो दुबई से इंपोर्ट करके ही ब्रॉट हिज कार. ठीक है, एंड जस्ट टू रन दैट कार ऑन द इंडियन रोड्स फॉर 6 months, बिकॉज वो 6 months का वो वीजा लेके आया था, तो कुछ काम था यहाँ पे. ही पेड 4 crore rupees जस्ट एज अ रोड टैक्स. थिंक अबाउट इट. तुमने भरा है कभी रोड टैक्स? टोल टैक्स नहीं, रोड टैक्स. इट्स बिल्कुल डिफरेंट. ठीक है, टोल टैक्स तो बेटा ये होता है क्योंकि वो खुद प्राइवेट टेंडर्स के थ्रू बनता है, वो अलग कहानी है. लेकिन उसको जस्ट बिकॉज कि इंडिया के देश के रोड पे तेरी गाड़ी दौड़ेगी ना, तो लेके आया अपने 25 करोड़ की गाड़ी, तो 6 महीने के इसके 4 करोड़ और भर. ठीक है, उसने दिए, खुशी खुशी दिए उसने उस गाड़ी के. बट ऑल आई एम सेइंग इज कि भाई इफ यू आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री, लाइक इंडिया के बाहर से, if you're taking any facility, then there is a very rightful thing to ask viable fees from you. ठीक है, अब सरकार बोले कि ठीक है 6 महीने के बाद गाड़ी और छोड़ के जाइए, यहाँ पे हम घूमेंगे, अब तू लेके नहीं जाएगा वापस. ठीक है, ये तो बड़ी दुख हो गया भाई, ये तो बड़ा जुल्म हो गया. ठीक है, दिस विल नॉट बी अलाउड. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 16 की ओर, विच टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो बेसिकली आर्टिकल 14 में बी अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल इक्वालिटी. ओके, आर्टिकल 15 में बच्चों भी अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक इक्वालिटी, एंड कुछ ग्राउंड्स वर मेंशन्ड. देयर वर 5 ग्राउंड्स व्हिच वर नेम्ड एज RRCSP. ठीक है, एंड 16 जो है बच्चों, आर्टिकल 16 वो थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता है एंड टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी इन द मैटर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी. देखो हमें इक्वालिटी हर चीज में चाहिए. इफ वी आर ऑल लाइक वी शुड ऑल वांट टू ईट इक्वल फूड, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, इक्वल टाइप ऑफ एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरियस हेल्थ एंड एवरीथिंग. सो सिमिलरली बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, opportunities to work, basically in the field of economic growth, nothing but Article 16 provides this equality in the area of opportunity. ठीक है, अभी थोड़ा हम डीप देखेंगे. So basically Article 16 जो है, it talks about the equality of opportunity in what? In public employment. ठीक है, तो opportunity का मतलब ये नहीं होता है कि अगर विकी कौशल को अपॉर्चुनिटी मिली कैटरीना से शादी करने की, तो अब मेरा भाई भी कल को जाके मेरे माँ बाप से कहने लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, उसको मिला ना अपॉर्चुनिटी, है तो इंडियन सिटीजन है ना, उसको भी भाई फंडामेंटल राइट्स है, मेरे को भी है, तो आई शुड ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू मैरी कैटरीना कैफ. स्टूपिड, दैट विल बी sheer stupidity, nothing else.
तो देयर इज अ स्पेसिफिक एरिया जहां की अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम कहते हैं दैट एवरीबडी विल बी गिवन इक्वल चांस, एंड बच्चों दैट एरिया इज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. कैन एनीवन टेल मी ओवर हियर that why I did not include, I तो क्या मतलब why the constitution did not include private employment in this, that वहां पे सबको equal chance मिलेगा या नहीं मिलेगा, why it was not included? Can anyone tell me? बड़ा simple सा answer है इसका. मैम क्योंकि individual the private private employment is not in the hands of the state now. अच्छा हाँ, I think Samriddhi, what we were trying to say is that the private entities or the private companies or something like that, they're not under the meaning of state. Is it? Yes, yes. Yeah, ठीक है. Very good. This is a very good reasoning rather. तुम्हें याद है बच्चों जब हम आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ रहे थे तो we knew that the legislature, the executive, the local bodies, local authorities, government departments, so on and so forth, they are under the meaning of state. एक और चीज थी, remember, government companies. And we said that if the funding, जरा बताना कितनी फंडिंग थी बच्चों, अगर वो उससे ऊपर रहेगी government companies 51% up, 51%. just do it 50% plus anything, 50.5 भी होगा ना तो भी हो जाएगा, ठीक है. So अगर हाफ से ज्यादा फंडिंग अगर सरकार की तरफ से आ रही है then it will be a government company, right? So then there are also public employment, public offices, public departments, public मतलब government, सरकारी, ठीक है. पब्लिक कंपनीज जिनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं, PSUs बेसिकली, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और द गवर्नमेंट कंपनीज जो सरकार के कंट्रोल के अंडर आती हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड दस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. बट बच्चों इन इंडिया the private people, the private sectors, the private companies are also given chance to work, flourish and do their business, right? But because the government does not have a direct control into their functioning, it is not funding them, it is not taking decisions for the private companies. यहाँ पे सरकार नहीं कह सकती कि भैया आपको इतना करना ही करना है, इनको नौकरी देनी ही देनी. Getting? And that is why to maintain the autonomy or to maintain the privacy of the private companies, they are not included. But for all the government companies, the government offices, public employment में equality of opportunity will be there. Any confusion till here? आया है समझ में? ठीक है, इसीलिए भैया सरकार अपनी ऑफिसेस की जिम्मेदारी ले रहा है, प्राइवेट को वो इंक्लूड नहीं कर रहा है, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट डज दिस आर्टिकल से. नो सिटीजन, अगेन टू whom is this article provided बच्चों? Citizen. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी भी just let me know if this was Article 14, which was provided to all persons, then this is Article 15, which is provided to citizens, and the grounds are RRCSP. And even inside of this is Article 16, which is also provided to citizens, but the ground is only of opportunity, and that opportunity is in the public sector. ठीक है, so just think that as we are moving forward, we are just going deeper into the concept of equality. Okay, so Article 16 simply says that no citizen shall on the grounds, अब यहाँ only का concept दोबारा तो नहीं समझाना पड़ेगा, you know why only must have been here, ठीक है, that no citizen shall on the grounds only of religion, race, caste, sex, it is exactly RRCSP, but we have added two more things over here, descent and residence. Okay, by descent we mean बच्चों that आप कौन सी फैमिली से आ रहे हो. मैंने इसमें पिछली क्लास में एक एग्जांपल भी दिया था. Let's take an example that my दादाजी, he was born in Lahore, ठीक है, before independence, but after independence they moved to India. My father was born in India, I was born in India, all right. So जो मेरा डिसेंट है, मतलब मैं जहां से डिसेंड कर रही हूँ, समझते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या थे, डिसेंड करना, जो मेरी लीनिएज है वो भले ही पाकिस्तान से हो, वैसे है नहीं, मैं तुम लोग को मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है. सो वो भले ही इट इज फ्रॉम पाकिस्तान, बट सिंस आई वाज बोर्न इन इंडिया, तो विल आई बी और विल आई नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया? व्हाट डू यू थिंक? You will be citizen. I will be citizen of India भाई, ठीक है, because no matter what my descent is from, अब चाहे युगांडा के हो मेरे परदादे, ठीक है, बट मैं तो इंडिया में पैदा हुई भाई, ठीक है. चलो आई गिव यू एन एग्जांपल. यू ऑल नो द एक्ट्रेस नीना गुप्ता, काफी फेमस सी एक्ट्रेस है. अरे तुम लोग प्लीज कतई
क्या ही बोलूं, तुम्हें भी बताती हूँ, शक्ल से पहचान जाओगे। हम बधाई हो वाली। हाँ, बधाई हो वाली, हाँ, जो पंचायत में भी है, ठीक है, उसकी वाइफ, सरपंच की वाइफ, वो उसकी सरपंच में जो भी है, दिस एक्ट्रेस। होगी कोई। अरे कूद जाएगी नीना गुप्ता अभी कहीं ऊपर से। अरे ये इसको नहीं देखा तुमने? नहीं मैम। चलो बेसिकली, चलो आई गिव यू एन, शी इज एन इंडियन एक्ट्रेस, ठीक है, इंडियन सिटीजन। चलो, इनकी एक बेटी है, मसाबा, अच्छा ठीक है। ये। मसाबा के बारे में सुना है? इसकी वेब सीरीज भी आई थी, बड़ी फेमस थी। शी इज अ नो डिजाइनर, वेरी फेमस डिजाइनर, मसाबा नो मैम। गुप्ता। ओके, नाउ दिस इज मसाबा गुप्ता, ठीक है। दूर दूर तक भी शी डजंट लुक लाइक नीना गुप्ता, बट है तो बेटी नीना गुप्ता की। कैन यू टेल मी व्हाई? तुम्हें पता है क्यों? बिकॉज, क्या भाविका को पता है क्या? भाविका मुंह तो ऐसे बना रही है जैसे सब चक्कर के बारे में पता हो नीना गुप्ता जी के, ठीक है। मैं बताती हूँ कि हुआ कैसे। सो व्हाट हैपेंड नहीं बच्चों, मैम, नीना गुप्ता, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ये सब चीज पे। अरे इसमें तो लेना चाहिए, पागल, टाइम वेस्ट कर रही, ठीक है। So Neena Gupta is an Indian actress, but she was in a love affair with a South African player. ठीक है, South African cricket player whose name was Vivian Richards, one of the best players in the cricket history, world cricket history. ठीक है, so Masaba ji जो है, she is a daughter, basically you can say a crossbreed of Neena Gupta and a South African cricketer. Tabhi she has very different genes. She does not look like Neena Gupta a lot, but she's her daughter. So just think कि उसका जो डिसेंट है, मतलब जो जहां उसकी लीनिएज आ रही है, वो तो साउथ अफ्रीकन है, तो उसको उठा के पालकी में साउथ अफ्रीका भेज दे? नहीं, शी वॉज बोर्न इन इंडिया, तो शी विल बी एन इंडियन सिटीजन। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो डिसेंट का मतलब ये है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक प्लेस ऑफ बर्थ, बट प्लेस ऑफ बर्थ और स्पेसिफाई करता है, डिसेंट इज योर फैमिली डिसेंट, ओके। तो ग्राउंड सेम है, बस ये उनमें और स्पेसिफिक चीजें ऐड कर रहा है, दैट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड योर डिसेंट एंड योर रेजिडेंट, दैट वेयर डू यू लिव और एनी ऑफ देम। तो इनमें से किसी ग्राउंड पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बी ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state, मतलब कि whenever the government will be trying to give any employment or public employment, it will not discriminate against any citizens on these grounds. What are these grounds? RRC CSP plus decent plus your residence, ठीक है। Yes, yes, we'll be wrapping up in less than 15 minutes also. Okay, don't worry. Acha, and acha, can it happen that a non-citizen is not getting the citizenship on the basis of RRCSP? अच्छा, वैसे क्या क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स? नो, नो, इट विल नॉट हैपन समृद्धि। तो these will not be the grounds of denying a non-citizen the right to be a citizen of India. इसके बिल्कुल अलग ग्राउंड्स होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कुछ डेज होते हैं, ठीक है, दैट यू हैव टू हैव स्टेड इन इंडिया कंटिन्यूअसली फॉर आई थिंक 180 डेज और 340 डेज। लाइक एक साल आपको एम्प्लॉयमेंट करना पड़ता है, लाइक कमाना पड़ता है और स्पेंड भी करना पड़ता है इंडिया के अंदर, तो तब यस, एंड देयर मस्ट बी नो क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट यू। एंड अगर आप दूसरी जगह के ऑलरेडी सिटीजन हो, यू हैव टू रिनाउंस दैट सिटीजनशिप, तभी इंडिया की मिलती है। सो वो ग्राउंड है, बट हाँ, और जस्ट आप बिकॉज पैसे बाहर नहीं भेज सकते हो। हाँ, सो यही है, क्योंकि आपको कुछ टाइम तक वो स्टिपुलेटेड चीजों को ओके करना पड़ेगा चेकलिस्ट में, एंड देन यू विल बी ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप। बट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड्स पे you will not be denied citizenship. Okay, so yeah, so we're just going to wind this up quickly. Let's see that what is the difference between article 15 and article 16. ठीक है, article 15 और 16 में देखो क्या difference है। जहां तक समझ में आ गया बस? 16 क्या कह रहा है? article 14 is saying भाई we will provide general equality to all. article 15 is saying हाँ भाई we will provide general equality, and for that we should not discriminate, but on which grounds? RRCSP. 16 और बढ़ चढ़ के बोल रहा है, वो कह रहा है कि भाई ठीक है, डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, एंड दो ग्राउंड्स और बना देता हूँ। जैसे हर कोई नहीं तो ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए कुछ 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 नया डालने लगता है, इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो यहाँ पे दो ग्राउंड्स और ऐड हो गए।
Let's just see what is the difference between 15 and 16. Firstly, 15 जो है it mentions 5 grounds but nowhere they must be applicable, यानी कि उनकी जो application है it is very general. What is it saying? That no, the state shall not discriminate against any citizen only on the grounds of RRCSP. कहाँ नहाने के केस में, घूमने के केस में, खाने के केस में, education के केस में, we don't know. But generally you will not discriminate on these grounds, right? But Article 16 जो है it mentions a particular area and the matter is of public employment. Got it? तो वहां पे वो मेंशन करता है ग्राउंड्स विच आर 5 + 2 ग्राउंड्स. ठीक है, यहाँ पे आप खुद ही देख लो जो ग्राउंड्स हैं, दे आर RRCSP, और यहाँ पे अरे ये 2 नंबर 2 है. ठीक है, और यहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं, देयर RRCSP प्लस डिसेंट प्लस रेजिडेंस. ऑल ऑन बोर्ड विद मी ऑन दिस? यहाँ तक आया समझ में? Yes, ठीक है, ma'am. 14, Yes, 15, ma'am. 16 always they have to be read in synchronity. Now I am not saying कि ये independent नहीं है एक दूसरे के, but they do definitely complete each other. Okay, ये बड़ा ही easy सा है, बड़ा ही simple सा है भैया. बड़ी जरूरत थी इंडिया में abolition of untouchability. ठीक है, but मुझे लगता है that लड़कों को थोड़ा सा untouchability का follow कर लेना चाहिए और कम टच करना चाहिए लड़कियों को. ठीक है, I really do support this notion. ठीक है, आई रियली होप कि इस मामले में कुछ आ जाए. ठीक है, जब हम लोग पार्लियामेंट्री डिबेट्स करते थे ना कॉलेज में, तो वेन एवर वी यूज टू सपोर्ट अ मोशन, तो जैसे पार्लियामेंट में टैग करते हैं ना, तो वी यूज टू टैग, है ना, कि हाँ ऑल इन सपोर्ट ऑफ दिस. तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. नाउ बिफोर वी बिगिन विद दिस, कैन एनीवन टेल मी दैट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जब भैया इंडिया अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रही थी, who was one very important and great figure? I don't know आप लोगों को पर्सनल क्या लगता है उनके बारे में. ठीक है, because I also have multiple thoughts. ठीक है, but he was the very big propagator of abolition of untouch. So Bhim, very good. So हाँ, I can say महात्मा गांधी. हाँ, I was actually looking forward to the name of महात्मा गांधी. अगर हम लीगल बात करें, दैट लीगल एरिया में हु वाज द वन हु कुड एक्चुअली टेक अ स्टेप टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी, इट वाज भीमराव अंबेडकर. बट सोशली अगर हम बात करें, है ना, देन इट वाज महात्मा गांधी. तो अगर मैं सोशल मोबिलाइजेशन की बात करूं, एंड ही यूज्ड टू कॉल देम हरिजन्स. सुना है ये वर्ड? that they are the children of God and we should abolish untouchability. And I think this was one of the most beautiful propositions brought by Mahatma Gandhi. Socially he was very much into this, and you know that is actually a true fact that he used to really clean public toilets जब उनको अगर ऐसी जरूरत पड़ती भी थी, just to show that this is not a bad job, it is rather a very important job. And just because a person does that job, मतलब ये नहीं कि आप किसी को उसकी कास्ट की वजह से उसको outrage कर दोगे, outline कर दोगे society से. Got it? So always remember, Mahatma Gandhi played a very important social role in the abolition of untouchability. And yes, finally it was Bhimrao Ambedkar, who legally could take it to the constitutional level. तो इसका बस इतना ही है. ठीक है, आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, हाउ यू कैन रिमेंबर बच्चों, इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस आर्टिकल, 17 इज कंसिडर्ड टू बी एज अ वेरी स्वीट 16 मत कर लेना. ठीक है, अ वेरी स्वीट टीनेज. मोस्टली देखो 17 के एज पे ही आपकी 12th कंप्लीट होगी एंड यू विल मूव आउट ऑफ योर होम्स टू ट्रैवल एंड गो टू योर कॉलेजेस. ठीक है, ऐसे टाइम पे दिस इज देखो this is how I learned it. ठीक है, तो मैं कभी कभी बहुत stupid way से भी याद करती हूँ, but if they work for me, I'm just sharing with you. Okay, so this was the time when I actually understood about this concept more, and you move out and you actually understand what is the concept of touchability, untouchability, closeness, or staying away from a person, getting touched by unwanted people, and so many things. Okay, so that is why number 17 remained in my mind, because I was actually 17 years old when I moved out of my home. I was actually 17 years old. ठीक है, this is how it worked for me. But ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, but just so that if you want to. ठीक है, तो simply बोल क्या रहा है, untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. ये जरा मुझे बताना कौन समझाएगा, मैं एक बार स्टेटमेंट कंप्लीट कर देती हूँ. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law, which means that if disability का मतलब बच्चों ये नहीं है that you cannot walk, you cannot see, you cannot speak. Disability का मतलब है
that let's take an example that there was a beautiful temple that I wanted to visit. Okay, so I wanted to be able to visit the temple. We say like this, na, that he should be able to visit the temple. Okay, but because let's say I belong to a particular caste, I was denied entry into that temple. So this resulted in my disability to enter the temple. आ गया ये समझ में? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी. अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि अरे किसी को छू दिया तो उसके हाथ थोड़ी कट गए जो डिसेबल हो जाएगा. अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं होता. ठीक है? सो डिसेबिलिटी टू एक्सरसाइज हिज राइट्स, राइट? सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दैट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन. इसका मीनिंग क्या है? यस समृद्धि, टेक अ चांस. अजीब बात है. देयर इज दिस मेड. ठीक है, मेड क्या? There's this house help. Niharika, you also want to answer? Mind made seems like that untouchability would be something when we just don't want to touch a person. देखो technically इसका meaning तो यही है ना, untouchability, that I do not want to get in touch of that particular person. But untouchability is not practiced just by not touching a person. That's one form of untouchability. This example which Bhavika gave, when the house help enters your home, she touches your home, she touches your utensils, she touches your furniture, she touches your floor, everything. But maybe you're not treating her equally by not giving her food or her chai or everything in the same bartan, है ना, in the same utensil. So यहाँ पे you did not restrain her from touching. देखो पहले के टाइम पे they were not even allowed to come into your village. So leave apart your home, kitchen and everything. Okay, but this is also a form of untouchability. So even in that case it will not be allowed. Okay, बिल्कुल. ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो हमारा ये भी हो सकता है जो हमने आर्टिकल 15 पढ़ा था ना. सो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ RRCSP, है ना. सो दैट विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड. ठीक है, एंड इवन हियर ऑल्सो इफ दैट वाज द रीजन, अनटचेबिलिटी वाज द रीजन, देन ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट यू नॉट लेटिंग देम एंटर इनटू अ होटल, है ना, जस्ट बिकॉज ही वाज पुअर और ही बिलोंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस, व्हाटएवर बी द रीजन. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी. समझ में आया? इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, है ना. एंड आई डोंट थिंक आर्टिकल 17 से कोई क्वेश्चन नहीं आया भी नहीं है. ठीक है, नाउ द लास्ट ऑफ ऑल, सिंपल एज दैट, इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी इतना सा ही है. ठीक है, सो बेसिकली आर्टिकल 18 सेज दैट अर्लियर, आई विल टेल यू वन थिंग बच्चों, व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, दे वांटेड टू क्रिएट क्लासेस. देखो मतलब I was just, oh my god, I was actually going to speak an abusive word, I'm sorry, but those stupid people, उसी के ही एक सिनोनिम में यूज करने वाले थे उनके लिए. ठीक है, कौन सी पॉलिसी यूज करते थे भैया बड़ा फेमस? वो डिवाइड एंड रूल. ठीक है, सो व्हाट दीज पीपल यूज टू डू वाज बच्चों, that let's say that there is a person, ठीक है, who they want कि he should feel that he is above the society, है ना. So in that case, they used to give some titles to these persons, है ना. If I'll tell you, even Rabindranath Tagore had been given the title of Sir by the Britishers, but he had abandoned. उन्होंने इस टाइटल को renounce कर दिया था, उन्होंने छोड़ दिया था इस टाइटल को during the freedom struggle, because he did not want to keep it as an endowment which was given to him by the Britishers. ठीक है, but कुल मिला के to create a different class, to set a different class, the Britishers mostly used to give titles to people. ठीक है, सर, महात्मा, ठीक है, राजा जी, ठीक है, राजकुमार, फलाना ढिमकाना, whatever, like इस तरह के कुछ भी titles होते थे. ठीक है, now because these titles existed, clear लगता था भैया नाम सुन के ही कि ये जो हैं ये तो कुछ अलग ही हैं. आप सोचो, there is attendance going on in your class. ठीक है, I am taking attendance. Okay, समृद्धि, welcome ma'am. भाविका, welcome ma'am. आर्या, welcome ma'am. राजकुमारी निहारिका, वेलकम मैम. क्यों भैया, क्यों? ठीक है, हो गया, राजा का राज खत्म हो गया. ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई, बहुत अच्छी बात है, महल में रहो, दासियों के साथ घूमो. यहाँ नहीं, दैट्स योर प्राइवेट लाइफ, बट योर टाइटल ऑफ राजकुमारी, हाय काश मुझे मिल जाए वैसे. ठीक है, योर टाइटल ऑफ राजकुमारी, बाकी पापा की परियां तो बच्चियां हैं ही. ठीक है, तो नो मैटर व्हाट. ठीक है, सो दिस टाइटल ऑफ राजकुमारी was so strong and evident to create different, layers in the society, है ना, discrimination in the society. और इसीलिए ये कहा गया कि इस तरह के सभी टाइटल्स को abolish कर दिया जाएगा. So do you understand the logic behind this?
कि why titles should have been abolished, because they were so clearly differentiating amongst the people. Okay, so देखो किन किन टाइटल्स को अबॉलिश किया गया है, which all titles have been abolished. Firstly, no title not being a military or academic distinction. देखो, this बच्चों is the exception of this particular article, reasonable classification, that titles other than a military or academic distinction. For example, if like my father, he's a doctor, ठीक है, मतलब he's not a MBBS doctor, he's a PhD doctor, ठीक है. So everybody calls him Dr. Saab, ठीक है, Dr. Khan, like this, ठीक है. Ironically, I'll tell you, my mother also calls my papa Dr. Saab. Do you believe this? She doesn't take his name or anything, वो Dr. Saab भी बुलाती है. भाई पता नहीं कैसे चलता है, ठीक है. So, अब my father is a doctor. So now that is his academic distinction. Understanding? So academic distinction के जो titles हैं, they are allowed under this because they are important to denote कि भैया वो करता क्या है. ठीक है. Let's take an example. If there was an emergency in a flight and I was not allowed to use doctor in my name, ठीक है, and nobody knew कि I am Dr. Shehwag. Let's take an example. ठीक है. किसी को कभी पता चलता that I am a doctor and that I can actually save a life, है ना? नहीं, ठीक है. मतलब this is one of the very small reasons, but I were to say, ठीक है. But ये जो titles होते हैं बच्चों, वो मेहनत के बाद, पढ़ाई के बाद earn किए गए हैं. Do you understand this? ये ऐसा नहीं है कि आप बस पैदा हुए थे जयपुर के राजमहल में तो आप राजकुमार बन गए by default. नहीं. You took BSc, you took MSc, you took, PhD, तब डॉक्टर बने, या you did MBBS, BDS, whatever, ठीक है, then you became a doctor. Got it? So academic distinctions are allowed and even military distinctions are allowed. Let's say captain so and so, major so and so. भाई अगर हम ये distinction नहीं देंगे, it will be so difficult to even understand the hierarchy that they are in. Okay? Getting? So yes. Okay, wait. Samriddhi, I'll I'm just finishing this in 1 minute and then I'll get to your question. Okay? Sure. ठीक है. तो यहाँ ये समझ में आया that why military and academic distinctions have been given, an exception in this. ठीक है. I'll tell you one incident, बच्चों. Once मैं पैदा भी नहीं हुई थी, उस टाइम की बात है. तो my mother tells me that my mama and papa, they were traveling in train somewhere they were going. ठीक है. So आदत से मजबूर मेरी मम्मी बुलाती है पापा को, क्या, डॉक्टर साहब, ठीक है ना. So मम्मी बोली होंगी ट्रेन में, 2-4 अरे डॉक्टर साहब जरा पानी उतार दो, बैग इधर रख दो, जो भी, ठीक है. Now what happened that there was a person just next to their seat, ठीक है, and he felt severely sick, है ना, and बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया पूरे बोगी में कि अरे भैया कोई डॉक्टर है, नहीं डॉक्टर. अब my father was like trying to help but he was like कि पानी दे दो, ये कर दो, उनको थोड़ी ना आ रहा था करने के लिए कुछ. तो people were like, अरे कैसे डॉक्टर है यहाँ, बैठे हुए क्यों है, क्यों नहीं देख रहे हो, उसे क्या हुआ है करके. So my father, and this I think is 20, 25, 20, 30, मतलब 25 साल पुरानी बात होगी. तो खैर पैदा तो हो गई होंगी बट बहुत पहले की बात है, ठीक है. So my father was like कि नहीं मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ. तो people were not ready to believe कि फिर कौन सा डॉक्टर होता है, मतलब किस चीज के डॉक्टर हो, आप जानवर के डॉक्टर हो, तो जानवर के डॉक्टर को कुछ तो आता होगा, डॉक्टर साहब कुछ तो देखो. पापा कह रहे नहीं भाई, मैं एंटोमोलॉजिस्ट हूँ, मैं हनी बीज का डॉक्टर हूँ. तो जस्ट रिमेंबर दैट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस शैल बी अलाउड एंड एज दे विल बी, इसके अलावा नो अदर टाइटल्स शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट. ठीक है. दूसरा, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. ठीक है. तो हम लोग जो है किसी और स्टेट से, लेट्स से कि आप कहीं पे पढ़ाई करने गए एंड यू डिड सम स्कॉलरशिप ओवर देयर, है ना, कुछ मिल गया एंड दे गिव यू सम एग्जाम्पलरी टाइटल बट यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट. इवन ऐसा होता है अगर आप एक्सेप्ट करते भी हो तो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है. थर्डली, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया shall, while he holds any office of profit or trust under the state, except without the consent of the president, any title from any foreign state. देखो बहुत ही बच्चों important बात है. Let's take an example that there was a foreigner. ठीक है. He was not a citizen of India, but for the time being he was living in India. है ना. Let's take an example, वो इंडिया में रह रहा था और वो जो है he was holding some office of profit. बच्चों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है सिंपली दैट ही माइट बी डूइंग सम बिजनेस व्हिच इज गिविंग हिम सम प्रॉफिट इन इंडिया, राइट, और ही इज रनिंग एनी ट्रस्ट या कुछ भी काम हो इंडियन टेरिटरी में ही इज डूइंग एंड इवन सम फॉरेन स्टेट, फॉरेन कंट्री वांट्स टू गिव हिम अ टाइटल,
he cannot accept this title without the consent of the Indian president. आ गया समझ में? तो कोई अंग्रेज हो, कोई कहीं का भी बाहर का इंसान अगर इंडिया में रह तो रहे हो ना बेटा, ठीक है, तो इंडिया की आप जमीन यूज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ लॉज आपको इंडिया के मानने पड़ेंगे। एंड इवन अगर आप फॉरेनर भी हो बट इंडिया में आप प्रॉफिट कमा रहे हो, कुछ कमा रहे हो, और बाहर की कोई कंपनी कंट्री आपको कोई टाइटल देती है, तो भी हम ये नहीं कह रहे कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट आप उसको हमारे प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना एक्सेप्ट नहीं कर सकते। गॉट इट? एंड लास्टली, no person holding any office of profit of trust or trust under the state shall, without the consent of the president, accept any present emolument office of any kind from any other foreign state. तो ये हर किसी के लिए है, नो पर्सन, मतलब चाहे सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, कोई भी। तो अगर आपको भी लाइक लेट्स से आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे भी कोई कुछ बाहर से कुछ देना चाहता है, कोई अवार्ड देना चाहता है, कुछ भी देना चाहता है, दैट विल नॉट बी गिवन टू मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी एंड आपको यहाँ समझ भी आया होगा। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस क्लास, बट इसके बाद और भी क्लासेस हैं इसी सब्जेक्ट की, तो आप उन्हें ज़रूर देखना। ये बैक टू बैक एक प्लेलिस्ट में लिस्टेड है, सो मिस मत करना। एक भी क्लास मिस करोगे तो अगली आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, सो डू वॉच द नेक्स्ट क्लास एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल इफ यू वांट टू कवर एंटायर क्लैट सिलेबस विद अस इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। स्टे ट्यून्ड, सी यू देयर।